भारतीय चित्त मानस एवं काल, धर्मपाल जी, हम्म अध्याय 3, हम्म महत्व हम्म सही उत्तर का नहीं, सही हम्म प्रश्न का है। हम्म हमारे पैरों के नीचे अपनी कोई जमीन नहीं है, अपने चित्त हम्म व काल का अपना कोई चित्र नहीं है, हम्म हम्म अपनी कोई विश्व दृष्टि नहीं है। इसलिए ठीक ठाक हम्म चलने वाले समाजों के लोग जो बातें सहज ही जान पाते हैं, वही बातें हमें हम्म भूल भुलैया में डाले रहती है। राज, हम्म समाज व व्यक्ति के आपसी संबंध क्या है, किन किन क्षेत्रों हम्म में इनमें हम्म किस किस की प्रधानता होती है, व्यक्ति व्यक्ति के हम्म संबंधों के बीच के आधार क्या हैं, हम्म शील क्या होता हम्म है, शिष्ट आचरण क्या होता हम्म है, शिक्षा क्या होती है, हम्म सौंदर्य क्या होते हम्म हैं। इस प्रकार के हम्म अनेक प्रश्न हैं, जिनके उत्तर एक हम्म स्वस्थ समाज में किसी को खोजने नहीं पड़ते। हम्म अपने चित्त व काल हम्म के अनुरूप चल रहे समाजों में ये सब बातें अपने हम्म आप परिभाषित होती चली जाती। पर हम हम्म क्योंकि अपने मानस व काल की समझ खो बैठे हैं, अपनी परंपरा के साथ हम्म जुड़े रहने की कला भूल गए हैं, इसलिए ऐसे सभी हम्म प्रश्न हमारे लिए सतत खुले हम्म पड़े हैं। हम्म देश के साधारण लोगों में सही चिंतन व सही व्यवहार का कोई सहज विवेक शायद अभी भी बचा होगा, लेकिन मंगल है ना, उन लोगों में भी अक्सर दुविधा दिखाई देती है। हम्म पर अपने भद्र समाज में तो हर स्थान, हर संदर्भ में विकृति दिखाई देती है हम्म और भ्रांति जैसी स्थिति भी बनी हुई है। सही गलत के हम्म पीछे कोई विवेक ही नहीं बचा हो। हम्म मुझे कुछ साल पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब आंध्र प्रदेश हम्म में उस समय के राज्यपाल श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से मिलने गए। बातचीत हम्म में वर्ण व्यवस्था का कोई संदर्भ आया। हम्म श्रृंगेरी के आचार्य इस व्यवस्था के विषय में कुछ बताने लगे होंगे, पर राज्यपाल ने आचार्य हम्म से कहा कि वर्ण व्यवस्था की बात तो आप मत ही करें। श्रृंगेरी हम्म के शंकराचार्य सुनकर चुप हो गए। बाद में वे अपने हम्म अनुज आचार्य से बोले, देखो कैसा समय आ गया है कि वर्ण पर बात हम्म ही नहीं की जा सकती है। हम्म सही है, तो स्थितियां आप बार बार बात करते ही हैं। हाँ करते ही है ना। यह कैसी विचित्र घटना है। बात वर्ण व्यवस्था हम्म के सही या अनुचित होने की नहीं थी, लेकिन राज्यपाल का हम्म इस विषय पर चर्चा ही वर्जित करना तो विचित्र है। अपनी हम्म परंपरा और अपने मानस को समझने वाले किसी समाज में इस तरह की हम्म बातचीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्यपाल इतना भी नहीं हम्म समझते थे कि समाज संरचना के हम्म बारे में धर्माचार्यों को अपने मन की बात हम्म कहने से रोका नहीं जा सकता। और श्रृंगेरी आचार्य हम्म शायद भूल गए और कि वो किसी राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हाँ 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 नहीं है, उन्होंने तो करनी चाहिए ना। हम्म राज्यपाल ने मना किया तो इन्होंने राज्यपाल से बात करने के लिए मना करना चाहिए। इन्होंने तो करना चाहिए ना हम्म। हमारे यानी वर्ण व्यवस्था की या धर्म की बात। उनका उत्तरदायित्व हम्म तो अपनी परंपरा और अपने समाज तक सीमित है। अपनी परंपरा और अपने हाँ समाज हाँ के चित्त को अपनी समझ के अनुसार अभिव्यक्त करते रहना उनका कर्तव्य है। वे किसी राज्यपाल को इस हम्म अभिव्यक्ति को परिसीमित करने की छूट कैसे दे सकते हैं। हम्म आज आचार व्यवहार में सहज विवेक न हम्म रख पाने के बहुत प्रसंग मिलेंगे। श्री पुरुषोत्तम दास हम्म टंडन देश के बहुत बड़े विद्वान और नेता थे। हम्म स्वराज की हम्म लड़ाई में उनकी भागीदारी किसी और से कम नहीं थी। हम्म अहिंसा में उनका अटूट विश्वास था, और अहिंसा पालन की दृष्टि से भी किसी मोची के हाथ के गड़े चमड़े के जूते पहनने के बजाय बाटा के बने रबड़ के जूते पहनते थे। इसी विचार के और बहुत लोग रहे होंगे। अब जीव हत्या के बारे में इतना सजग रहने की बात निश्चित ही बड़ी थी, पर अहिंसा केवल जीव हत्या के निरोध का सिद्धांत नहीं है। नहीं है। अहिंसा एक व्यापक जीवन दृष्टि का अंग है। हम्म
उस जीवन दृष्टि के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को घटाते जाना और घटाई न जा सके उन सभी आवश्यकताओं को अपने आस-पड़ोस के परिवेश से ही पूरा कर लेना, उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना जीव हत्या से बचना। इसलिए महात्मा गांधी के लिए अहिंसा और स्वदेशी सिद्धांत एक ही थे। अपने पड़ोस के मोतियों को छोड़कर बाटा वाले रबड़ के जूते बनवाने की बात अहिंसा और स्वदेशी वाली जीवन दृष्टि के न तत्वबोध से मेल खाएगी, न सौंदर्य बोध से मेल खाएगी। ग्रामोद्योग और खादी को बढ़ावा देने के लिए सहस्त्रों मील दूर बना विशेष सामान बरतने की जो प्रवृत्ति हमारे कुछ भद्र लोगों में आजकल चली है, वह किसी भी बात के सनातन तत्व और समय सापेक्ष बाह्य स्वरूप में विवेक न कर पाने का ही उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग आदि तो स्वदेशी के भाव के बाह्य उपकरण मात्र थे। मूल बात तो अपने समाज की आवश्यकताओं को आस पड़ोस के साधनों और क्षमताओं के माध्यम से पूरा कर लेने की वृत्ति थी। वह वृत्ति स्वदेशी का तत्व था। उस तत्व को छोड़कर हम केवल उपकरणों की पूजा में लग गए हैं। पर ये तो शायद व्यक्तित्व आचरण भर की बातें हैं। इन बातों से भूल हो जाती होगी, पर हम तो शिक्षा जैसे सामूहिक विवेक के विषय में ऐसे भूले हुए दिखते हैं। अभी पिछले दिनों सारनाथ में एक गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में अनेक विद्वान एकत्र हुए। विश्वविद्यालयों के कुलपति भी थे, दर्शन शास्त्र के मुख्य प्रोफेसर भी थे, बड़े-बड़े साहित्यकार भी थे। वे सब शिक्षा के विषय में विचार करने के लिए वहां पहुंचे। सुंदर जगह थी। सारनाथ बौद्ध ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्थान है। उसका नाम है तिब्बतन इंस्टीट्यूट। उसी स्थान में वो गोष्ठी हो रही थी और संस्थान के निदेशक समधोंग रिनपोछे, जो स्वयं बहुत ऊंचे विद्वान हैं, वे गोष्ठी में बराबर बैठे थे। तिब्बत में सबसे बड़े आचार्य को रिनपोछे कहते हैं। दलाई लामा भी रिनपोछे हैं। गोष्ठी के आरंभ में ही यह प्रश्न उठा, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, उसकी कोई परिभाषा है क्या? मैंने ही प्रश्न उठाया कि हम शिक्षा कहते किसे हैं? क्या लिखने पढ़ने की कला ही शिक्षा है या कुछ और? उस समय तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, पर बाद में चौथे दिन गोष्ठी के समाप्त होने से कुछ ही पहले श्री समधोंग रिनपोछे से बोलने के लिए कहा गया। तो वे इस प्रश्न की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, इस गोष्ठी में 4 दिन से जो बातें हो रही हैं, उन्हें मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं तो एजुकेशन शब्द का अर्थ नहीं जानता हूँ। वैसे अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं है। हाँ, शिक्षा शब्द को तो मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ प्रज्ञा, शील और समाधि के ज्ञान को शिक्षा कहते हैं। इन तीनों को जानना ही शिक्षा है। बाकी जो तकनीकें हैं, भौतिक विज्ञान है, शिल्प और कलाएं हैं, वे शिक्षा में नहीं आती। वे कुछ दूसरी चीजें हैं। उन्हें हमारे यहाँ शिक्षा नहीं माना जा सकता है। भाई कितना बढ़िया बात कही। शिक्षा की यह परिभाषा यदि सही है, यदि प्रज्ञाशील समाधि के ज्ञान को ही अपने यहाँ शिक्षा माना गया है, तो इसे समझना पड़ेगा ना। और यह भी देखना पड़ेगा कि इस दृष्टि से हमारे यहाँ कितने लोग शिक्षित हैं। हो सकता है बहुत नहीं हो सकता है केवल आधा प्रतिशत लोग ही प्रज्ञाशील समाधि में शिक्षित हों, या शायद 5% ऐसे लोग निकल आए। लेकिन मान लीजिए आधा प्रतिशत की शिक्षा की परिभाषा की कसौटी पर शिक्षित निकलते हैं, पर यह आधा प्रतिशत भी बाकी संसार में प्रज्ञाशील समाधि को जानने वालों के मुकाबले 5-10 गुना अधिक बैठते होंगे। शिक्षा की अपनी इस मान्यता के अनुसार हम विश्व के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में से होंगे, या फिर प्रज्ञाशील और समाधि के ज्ञान को हम शिक्षा नहीं मानते।
शायद आचरण और व्यवहार की कला को जीविका चला पाने की क्षमता को हम शिक्षा मानते हैं। इस दृष्टि से भारत में 90-95% लोग शिक्षित होंगे। नहीं तो प्रज्ञाशील समाधि के लोग कम हैं। और क्या, कमी तो है। बहुत। माने जिसको हम ऋषि बोलते हैं, जिसको हम विद्वान बोलते हैं, वो तो ऋषि 1% हुए तो भी बहुत है। ये 5% हुए इस प्रकार से तो भी बहुत है। उतने ही हो सकते हैं, उतने ही होना पर्याप्त भी है। परंतु ये दूसरा वाला बताया ना 90% शिक्षित, वो तो सत्य है। लेकिन आज तो ये 90% माने जो व्यवहार जानते हैं, जो उत्पादन जानते हैं, कला कुशल हैं, काम करते हैं, नीति के अनुसार काम करते हैं, दक्षता पूर्वक करते हैं, वे तो 90% है। तो भारत के 90% लोग शिक्षित माने जाने चाहिए। परंतु हम तो वो मापदंड भी नहीं लागू करते, प्रज्ञाशील समाधि का भी नहीं, और व्यवहार कुशलता और कार्यदक्षता और कला कौशल उसको भी नहीं मानते हैं। हम केवल निरर्थक अक्षर लेखन और पठन और ब्ला 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 बोलना, इसको ही शिक्षित मानते हैं। तो इसके लिए न तो वो प्रज्ञाशील समाधि वाले लोग इसमें आते हैं, न उद्योगशील लोग इसमें आते हैं। तो फिर भारत निरक्षरों का देश है। और फिर साक्षर बनाने के लिए आपका आपका काम छोड़ो, व्यवसाय छोड़ो, व्यवहार छोड़ो और लेखन पठन के लिए आओ। तो वो इधर लेखन पठन वालों की संख्या बढ़ती जाती है, उधर काम करने वालों की कम होती है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। हम ना पढ़ने लिखने, अक्षर लेखन अक्षर पठन वाले ना तो प्रज्ञाशील और समाधि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे ये त्रिशंकु की तरह अधर में लटके हैं, ना व्यवहार की दृष्टि से शिक्षित, ना ज्ञान की दृष्टि से शिक्षित। ऐसी विचित्र रचना हो गई अभी। ताई इस दृष्टि से तो यदि आधा 1% शिक्षित हो जाएं तो बाकी लोगों को शिक्षित कर ही देंगे। कर ही देंगे। और ये आवश्यकता ये दूसरे वालों की है ना, काम करने वालों की। वो भी नीति धर्म का अनुसरण तो करते ही हैं। उसकी चिंता कि नीति धर्म का अनुसरण वे करते रहें, भावात्मक दृष्टि से स्वस्थ हूं, ये देखना फिर वो प्रज्ञाशील समाधि वालों का काम है ना। ताई जो आज सुबह बात हो रही थी कि वो निर्बुद्ध भी हैं और समृद्ध भी नहीं हैं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। निर्बुद्ध तो इतने हैं, और विपरीत बुद्धि वाले, विकृत बुद्धि वाले। केवल बुद्धि कम नहीं है ऐसा नहीं है, टेढ़ी भी है, टेढ़ी बुद्धि चलती है। मैं इसलिए हम लोगों ने जो संबल में गोष्ठी की ना, ऐसी गोष्ठियों की श्रृंखला बनानी चाहिए, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर कर करके 2 दिन बैठना, और ये 6-7 लोगों को अपनी अपनी बात पूर्ण रूप से बताने के लिए प्रेरित करना, सुनना, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना। उसके आधार पर जो वर्ष भर में 2 वर्ष के अंत में जो आएगा सामने, वो कुछ पढ़ने लायक और प्रसार करने लायक बनेगा। मुझे आज भी ये कहने की इच्छा थी, परंतु एक तो समय भी नहीं रहा और हम आगे बढ़ गए। यद्यपि मैंने गोष्ठी की बात तो की ही थी। अब कल ताई मेरी एक शिक्षाविद से बात कि ये जैसे पुनरुत्थान के बारे में उन्होंने यानी बात नहीं कि शुरू ये किया कि अब ये पुराने विचार हैं, ये आज चल ही नहीं सकते हैं कि आज हाँ, को आज के हिसाब से ढालो। तो फिर मैंने कहा ये अच्छा। पुराने विचार नहीं हैं, ये सिद्धांत हैं जो हम्म, स्थिर हैं, स्थायी हैं। हम्म, हम्म, बाकी चीजें आप हम्म, ढालिए, सिद्धांत हमसे ले लीजिए। हम्म, तो वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं। हाँ, तो, हाँ, तो क्या बताइए कौन ऐसा संस्थान है जो ऐसा कर रहा है? अच्छा। हम बाद में ऐसी बात निकली। तो उन्होंने कहा कि हम्म, यदि एक भी संस्थान कर रहा है और वो सफल है तो हम मानेंगे इसको। हम्म,
अच्छा। तो मैंने कहा एक संस्थान शुरू हो और वो सफल हो, इसके लिए हम्म प्रयास तो अपने को करना ही पड़ेगा अभी। हम्म तो हम्म चलो तो फिर आप कीजिए फिर, तो आप हमें बताइएगा फिर हम देखेंगे। अच्छा। हुँ। अच्छा, वो क्या करते हैं? ये शिक्षा कहते किसको हैं फिर? हम तो ये जैसे आज आया ना प्रज्ञाशील और समाधि को शिक्षा कहते हैं, ऐसे हम लोगों ने शिक्षा की परिभाषा को एक बार तो स्थापित करना चाहिए। हुँ। तो ये बहुत बड़ा विषय है वैसे, प्रज्ञा की वो शिक्षा की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा जब स्थापित होगी फिर उसकी कसौटी पे सब कसेंगे हम। हाँ, हाँ। तो उस परिभाषा को लेकर फिर देश भर में से विद्वानों को बुलाना और वो चयनित एकदम, वो प्रबोधन के लिए कच्चे कच्चे आधे कच्चे ऐसे लोगों को नहीं बुलाना, नहीं तो वे चर्चा में उतरते हैं फिर कहाँ से कहाँ आर्गुमेंट को ले जाते हैं। नहीं, अभी तो शिक्षा के सामने एक बड़ा संकट ये है कि हाँ। कोई भी शिक्षा वाला जो व्यक्ति है, हम्म। उसे शिक्षा के अतिरिक्त सब कुछ पता है ताई। और क्या। और क्या, बिना डिफाइन किए बिना उसकी चिंता किए कि हम क्या कर रहे हैं। जी ताई। चलो आगे बढ़ो। उस दृष्टि अभी से हम जैसे 8 बजे से पहले पूर्ण करेंगे। जी ताई, मैं 8 बजे से पहले पूर्ण कर दूँगा ताई। हाँ। और अधिक भी शिक्षित हो सकते हैं। पर हो सकता है कि इस दृष्टि से देखने पर हम जैसे 5% लोग कुछ अशिक्षित ही निकलें, क्योंकि हम जैसों को न तो आचरण आता है, न व्यवहार आता है, न जीविका चलाने की कोई कला आती है। लेकिन हम्म हम्म शायद हम आचरण, व्यवहार और काम-धंधे चलाने की क्षमता को शिक्षा नहीं मानते। अक्षर ज्ञान को हम्म शिक्षा हम्म नहीं मानते। उस दृष्टि से देख हम्म पाते हैं तो हम्म भारत के 60, 70 या 80% लोग अशिक्षित ही हैं। अशिक्षित, हाँ। लेकिन शिक्षा के माध्यम से कैसा अक्षर ज्ञान हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? मान लीजिए किसी को खाली भोजपुरी ही लिखनी पढ़नी आती है, उसे हम हम्म शिक्षित मानेंगे या अशिक्षित? शायद वह हमें अशिक्षित दिखाई देगा। हम हम्म कहेंगे भई इसे अक्षर ज्ञान तो है, पर भोजपुरी का हम्म अक्षर ज्ञान तो कोई अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। इसे हम्म अच्छी नागरी हिंदी भी नहीं आती है, नागरी हिंदी हम्म न आए, हम्म तब तक हम उसे शिक्षित हम्म, नहीं मानते हैं। नहीं मानेंगे। कितनी बड़ी बात है तो। हाँ। पर फिर कोई कहेगा कि खाली नागरी हिंदी से भी क्या होगा? अच्छी संस्कृत आनी चाहिए। अंग्रेजी। हाँ। कोई कहेगा संस्कृत से भी कैसे चलेगा? उसे अंग्रेजी आनी चाहिए आनी और चाहिए। वह भी शेक्सपियर वाली आनी चाहिए। हम्म या ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है हम्म या बीबीसी हम्म पर बोली जाती है, वह आनी चाहिए। फिर कोई हम्म कहेगा कि हाँ, वैसे अंग्रेजी तो इसे आती है, पर अमेरिका में अंग्रेजी हम्म, बेकार है। अमेरिका वालों की अंग्रेजी तो दूसरी है और आज संसार हाँ में जो चल रही है, वह तो अमेरिकी अंग्रेजी है। हाँ वह इसे नहीं हाँ आती, तो इसे अक्षर ज्ञान नहीं हुआ ठीक से, इसे शिक्षित मान लें। हाँ इस सब के बाद हम में से कुछ अमेरिकी अंग्रेजी सीख जाएँगे, तो कोई और कहेगा भाई, अमेरिका वालों के दिन भी लद गए हैं। अब तो किसी हम्म, और के दिन आ गए हैं, शायद जर्मनी वालों के आ गए हों या रूसियों के आ गए हों। हाँ हाँ हो सकता हाँ है अफ्रीका वालों में से किसी के दिन आ जाएँ या अरबों के ही आ हाँ, जाएँ। तब हम हम्म कहेंगे कि उनकी भाषा है, उसका अक्षर ज्ञान हम्म तो हम अपने लोगों को शिक्षित हम्म करके मानेंगे। हम्म उसके बिना तो हम अशिक्षित हैं। हम किस हम्म चक्कर में फँस गए हैं? हम्म इस तरह की हम्म संसार की बहती हवाओं के साथ झुक-झुक हम्म कर हम कहाँ हम्म, पहुँचेंगे? हमें इस चक्कर से निकलना है तो कोई अपना स्थिर धरातल खोजना पड़ेगा। अपने हम्म चित्त व काल को समझकर अपने साहित्य की संपूर्णता का अनुमान लगाकर एक सैद्धांतिक ढांचा हमें बनाना पड़ेगा, ताकि हम्म उचित-अनुचित के विवेक का कोई आधार हमें मिल पाए। आचरण की, हम्म व्यवहार की, दिनचर्या के विभिन्न संबंधों की कुछ सहज परिभाषाएँ हो पाए। हम्म अपने अनुसार से चल निकले का कोई रास्ता निकल आए।
हो सकता है जो सैद्धांतिक ढांचा हम बनाएंगे वह बहुत सही या बहुत टिकाऊ नहीं होगा। शायद 5-7 साल में उसे परिवर्तित करना पड़ेगा, पर सैद्धांतिक ढांचे तो सब ऐसे ही होते हैं। ये सब तो व्यक्ति के अपने उपक्रम हैं, परमात्मा के दिए सनातन सत्य जैसे तो वे नहीं हो सकते। सैद्धांतिक ढांचे दुरुस्त होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत परिवर्तित होते रहते हैं। राजनीतिक विज्ञान की मौलिक परिभाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। दर्शन शास्त्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इन सब में सनातन को तो कुछ नहीं होता, और कुछ सनातन होता है। सैद्धांतिक ढांचे के आधार में कुछ मूलभूत सत्य होता है, तो वह सनातन सत्य ढांचे के परिवर्तित हो जाने पर भी प्रभावित नहीं हुआ करता, वह तो रह ही जाता है। पर संसार के काम अस्थायी काम चलाऊ सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर ही चला करते हैं। वैसा एक काम चलाऊ ढांचा हमें अपनी चित्त और काल की अपनी समझ का भी बना लेना होगा, और यह काम हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। बाहर वाले आकर हमें ऐसा कोई ढांचा बनाकर नहीं दे सकते जो हमारे शरीर चित्त और काल के अनुरूप बैठता हो। वे चाहते हो तो भी ये काम नहीं कर पाएंगे। ये काम यहीं के लोगों के करने के हैं। भारत के सनातन सत्य का कोई छोर पकड़ लेने की बात मैं नहीं कर रहा। बात तो कोई ऐसा धरातल तैयार करने की है जहां खड़े होकर सही प्रश्न पूछे जा सके। प्रश्न उठने लगेंगे तो उत्तर भी निकलते आएंगे, या शायद उत्तर नहीं मिलेंगे, पर प्रश्नों के उठने से सही रास्ते का कुछ विवेक तो होने लगेगा। सामान्य आचार व्यवहार में भ्रांति की स्थिति तो नहीं रहेगी। मद्रास के श्री शिव रमन तो कहते हैं कि प्रश्न पूछते जाना ही भारतीय सत्य साधना का मूल है। महर्षि रमन की बात हो रही है ताई? नहीं, शिव रमन तो अलग है, कोई अलग होंगे। हाँ, अन्य होंगे ताई। उनका मानना है कि उपनिषदों में उत्तर तो कोई बहुत ठीक नहीं है, पर प्रश्न बहुत बड़े हैं। स्मृतियों में भी उनका कहना है कि प्रश्न बहुत ऊंचे हैं, और फिर अपने प्राचीन ग्रंथों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही सब कुछ कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र जी जब चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत अस्त्र शस्त्रों से लैस होते। तब सीता उन्हें कहती है, यह क्या हो गया आपको? वन में तो ऐसे नहीं रहा जाता, आप तो हिंसा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यह तो अच्छा नहीं है। रामचंद्र जी सीता की बात का कुछ उत्तर अवश्य देते हैं, पर वह कच्चा सा उत्तर है। महत्व सीता जी के प्रश्न का ही है, उत्तर का नहीं। बात हिंसा अहिंसा की वृत्तियों और अनेक सही संदर्भों पर चिंतन करने की है, और किसी अंतिम समाधान पर पहुंचने के लिए। सीता का प्रश्न क्या था? आपके इस नेटवर्क के इसमें सुनाई ही नहीं दिया ताई, उन्होंने उत्तर बताया ही नहीं। नहीं, प्रश्न और प्रश्न ये था कि सीता उन्हें कहती है कि आपने इतने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे, इसमें लिखा है लेस हो रखे। हाँ, लेस हो रखे, ठीक है ना। हाँ। लेस होना मतलब इतना पहनना ओढ़ना। हाँ, धारण करना था जी। हाँ। तो यह क्या हो गया आपको? वन में तो ऐसा रहा ही नहीं जाता, आप तो हिंसा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह तो अच्छा नहीं है। रामचंद्र जी की बात का कुछ उत्तर अवश्य देते हैं, पर वह कच्चा सा उत्तर है। महत्व सीता जी के प्रश्न का है, उत्तर का नहीं। बात हिंसा अहिंसा की वृत्तियों पर और अनेक सही संदर्भों पर चिंतन करने की है, किसी अंतिम समाधान पर पहुंचने की नहीं। ऐसे ही नारद पुराण में महर्षि भरद्वाज और भृगु के बीच एक संवाद है। भरद्वाज पूछते हैं, आपके अनुसार चतुर्वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है, पर इस भिन्नता का आधार क्या है?
आगे तो गंदा लिखा है। हम्म टट्टी, पेशाब, पसीना तो सभी को आता है। रक्त, हम्म पित्त, कफ आदि भी सभी के शरीर में रचे रहते हैं। फिर उनमें भिन्नता कैसी है? हम्म भृगु कहते हैं, हम्म आरंभ में तो सभी एक ही वर्ण के थे, फिर अपने हम्म अपने कर्मों से वे भिन्न होते गए। फिर भरद्वाज पूछते हैं कि कोई ब्राह्मण या हम्म क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र कैसे बनता है? भृगु हम्म कहते हैं, अपने कर्मों हम्म और गुणों से ही इस प्रश्न का हम्म निर्णय होता है, और इस तरह यह हम्म संवाद चलता रहता है। यहाँ भी हम्म प्रश्न का कोई अंतिम समाधान नहीं हुआ, पर समाज हम्म संरचना के बारे में प्रश्न हम्म पूछते रहना, इस विषय पर हम्म चिंतन करते रहना और समय व हम्म संदर्भ के अनुरूप कुछ स्थायी अस्थायी समाधान निकालते रहने का यह तरीका हम्म शायद भारतीय तरीका है। हम्म इसमें महत्व सनातन उत्तर पाने का नहीं है, हम्म सही सटीक प्रश्न उठाने का है। प्रश्न हम्म उठाने के उस तरीके को हमने कहाँ खो दिया है? उन बड़े प्रश्नों को हम्म उठाना ही हम एक बार फिर हम्म शुरू कर दें तो हमारा सहज विवेक लौट ही हम्म आएगा। हम्म इतना मतलब। हम्म तो ये तो हम्म आप हमेशा ही प्रश्न यानी हमारे हर हाँ हाँ हर इसमें ये चिंतन प्रश्न आता में ही है ये और संवाद हम्म में हमेशा प्रश्न होते रहते हैं। हम्म होते ही है हमें भी अभी अब ऐसा करना चाहिए देखो कि ये वर्ण व्यवस्था हम हमेशा बोलते हैं अरे ये वर्ण और वर्ण व्यवस्था ये तो अलग बातें हैं अलग तत्व हैं हमको इसका विवेक करना चाहिए जाति व्यवस्था आज इसको वाद विवाद में सब फंस गया है ऐसा हम बोलते हैं तो हमको भी कभी एक स्ट्रेटेजी बनाकर इसके थ्रू निकलना करो चर्चा वर्ण की करो वर्ण व्यवस्था की करो जितनी करनी है उतनी करो गाली देना है गाली दो बचाव करना है बचाव करो कुछ उसका पार ये करो कि हाँ ये है वर्ण वर्ण हेय है करो सिद्ध या वर्ण की वर्ण के अनुसार व्यवस्था करना ये श्रेष्ठ है समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ऐसा ये आयाम है सिद्ध करो हम क्यों बचते हैं उससे बहुत बचते हैं चर्चा करने से ही बचते हैं शास्त्रार्थ करने से ही बचते हैं हम युगानुकूल रूप से भी उसमें चिंतन नहीं करते हैं और पारंपरिक ढंग से भी नहीं करते हैं सब छोड़ ही दिया है उसको या तो आप उसको एक बार साधक बाधक चर्चा करके छोड़ दो ये वर्ण व्यवस्था चाहिए ही नहीं ऐसा निष्कर्ष पर तो आओ नहीं तो वर्ण व्यवस्था के बिना समाज व्यवस्था हो ही नहीं सकती ऐसे निष्कर्ष पर आओ लेकिन 21वीं शताब्दी की समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का प्लेसमेंट कहाँ है भूमिका क्या है इसका विचार तो करना चाहिए भाई एक मुझे लगता है कि इन लोगों को शब्दों से अधिक चिढ़ है। हाँ तो क्या हम धर्म को एक नाम दे करके, वो धर्म ही हो, सब कुछ वही हो, और वर्ण को एक अन्य हाँ, नाम दे करके हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर चर्चा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना कैसे भी स्ट्रेटेजी अपनाओ ग्रंथमाला में नहीं ग्रंथमाला नहीं गृहस्थाश्रमी का समाज धर्म उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में एक अध्याय है वर्णों के नाम ही अलग हैं उनके कर्मों के अनुसार व्यवस्था के अनुसार नाम ही अलग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ही नहीं उसमें तो 12 प्रकार के वर्ण हैं उनके नाम ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है जी तो ऐसा कोई ना कोई अभी प्रयास समूलगत रूप से करना चाहिए बाकी तो सभी लोग उससे बचते ही हैं छोड़ भी नहीं सकते वर्ण को और वर्ण व्यवस्था को अपना भी नहीं सकते हैं अपना नहीं जाओ तो कहते नहीं नहीं ये तो कालबाह्य हो गया आज उसके अनुसार नहीं हो सकता कितना वर्ण संकर हो गया है और छोड़ना कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही सबल साधन है व्यवस्था का दोनों तरफ से हमारी जो दुविधा है उस दुविधा में से रास्ता निकालना चाहिए दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
राम। तो ये वर्ण व्यवस्था का सारा हम गड़बड़ गड़बड़ ही कर दे, जाति व्यवस्था का ऐसा ही है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम भी कहेंगे, फिर उत्साद्यते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, जाति धर्म की बात भी करते हैं, सब करते हैं। चुनाव के लिए तो जाति ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत पाखंडी लोग आरक्षण हैं के ताई मामले यहाँ में जाति ही, हाँ बहुत पाखंडी है ताई, जब जोड़ने की बात आती है तब जाति हाँ विध्वंसक है, हाँ और हाँ। जब पाने की बात आती है या तोड़ने की बात आती है, विभेद पैदा करने की बात आती है, तब हाँ जाति ही हाँ, सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। जो हम कह रहे थे ना, बिल्कुल निर्बुद्ध, टेढ़ी और विपरीत बुद्धि वाले हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो विकृति है ताई, मानसिक। ये तो निर्बुद्ध और भी नहीं क्या, कहेंगे इसको। और क्या। हाँ चलो कुछ कुछ करेंगे इस वर्ष, कुछ बड़ा करेंगे, नया करेंगे। जी। हम्म अध्याय 4, अपने चित्त हम्म। को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्या समय क्या हुआ? अपने चित्त हाँ मानस। मुझे नहीं नहीं, मुझे ऐसे करना ताकि हम नष्ट ना हो, ये तो बुद्धिमानी है ना। हम्म तो यही इस बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। इसके मूल कारण वही है कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे 4 पैसे मिलते हैं ना, तो मेरी चिंता का विषय वही है। मैं क्यों करूं चिंता दूसरों की? ये एक व्यक्ति केंद्रीय जीवन विचार है, दूसरा अर्थ काम केंद्रीय जीवन विचार है, वही इसके मूल में है। और इसके लिए दूसरों की सहायता लेना, यंत्रों की लेना, मनुष्यों की लेना, सारे संसाधन चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अपनी इननेट क्षमताओं के विकास पर कोई ध्यान ही नहीं है कि मेरी बुद्धि का विकास होना चाहिए। मेरी अभी तो बुद्धि का भी केंद्रीकरण होकर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सारी की सारी बुद्धि लगती है। वो उसमें बुद्धि तो लगती है, परंतु एक की बुद्धि लगती है और 1 लाख लोग उसका अनुसरण करते हैं, उनको बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं। फिर तो सबका बुद्धि विकास हो ऐसा नहीं, वो उसमें भी कुछ लोगों का, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में अर्थ का केंद्रीकरण हो जाता है, उत्पादन का केंद्रीकरण हो जाता है, तो 2% लोगों के पास सब कुछ है, मैंने बुद्धि भी है, कुशलता भी है, दक्षता भी है, वो सारे गुण तो है, लेकिन 2%, बाकी के 98% का तो उपयोग ही करना है उनको। तो ये भी जो दृष्टि है व्यक्ति केंद्री नहीं, परंतु परमेष्ठि केंद्री, समष्टि केंद्री, उसके कितने छोटे बड़े पहलू हैं। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति केंद्री और परमेष्ठि केंद्री, इसका भी विश्लेषण बहुत करना चाहिए वास्तव में, कि कहाँ 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 लागू होता है, ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है। हमारे ना माने नए पुराणों की रचना इन्हीं तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। अभी हम तो पुराण भी 5000 वर्ष पहले के, 4000 वर्ष पहले के पढ़ रहे हैं, भाष्य भी 2500 वर्ष पहले के पढ़ रहे हैं, सूत्र भी, सिद्धांत भी, माने सिद्धांत तो शाश्वत है, परंतु व्यवहार के लिए जो सूत्र हैं वो तो युगानुकूल होने चाहिए। तो वो भी हमारे माने स्मृति ग्रंथ भी हमारा 1500-2000 वर्ष पुराना ही चलेगा, ऐसा हमारा सब होता है। तो एक बहुत अलग प्रकार की विद्वत चर्चा, अलग स्तर की शिक्षा योजना, ये सब बहुत अलग प्रकार का होना चाहिए। तो ताई ये तो सब विपरीत बुद्धि के लोग हैं, तो फिर उनको तो अनुकूल करना पड़ेगा पहले शिक्षा के माध्यम से, तभी तो वो समझ पाएंगे ये। इसलिए हम पहले सही आधार पर स्थिर हो जाए, 1 से 10 और 10 से 100 ऐसा बनाने का क्रम ही रखें
एक साथ 10,000 की बात ही ना करें, 1,000 लोगों की बात ही ना करें। जब तक हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं होते, माने एक व्यक्ति 10 लोगों की चिंता करे, ये अगर इस प्रकार का गणित अपनाया हमने, लेकिन एक व्यक्ति अगर 1,000 लोगों की चिंता करने लगेगा तो 1,000 की तो नहीं होगी, 10 की भी नहीं होगी, और स्वयं भी भटक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि नहीं, कुछ आज के जमाने में कुछ नहीं होता, ऐसा करेंगे। तो बुद्धिमानी की आवश्यकता ना हर जगह पर, हर बात में होती है। और ताई ये जो शिक्षा की परिभाषा है, कल बद्री साई ठुलकरिया हम्म, जी का मैं जो लेख हम्म, लिखना है उस पे मैं लिख रहा था ताई। हम्म, तो उसमें ये आया था कि केवल लिखना, पढ़ना और सुपठित होना, ये एक कला मात्र है, इसको शिक्षा नहीं मानना। हम्म। तो हमारी जो 64 कलाएँ हैं, उनमें से एक कला है ये। हाँ, हाँ, एक कला है। हुँ। फिर उसके बाद में वही जो स्वाति की बूँद का दृष्टांत दिया और वो हम्म, उच्च, हम्म, मध्यम और निम्न जैसे हम्म, लोग होंगे, हम्म, वैसी वो कला हो जाती है। हम्म, जिसको मिलती हम्म, है, वैसी वो कला हो जाती है। हम्म, हुँ। तो हमें जो शिक्षा की परिभाषा था, ये आज बताइए। एक तो शिक्षा को परिभाषित करना, केवल 10 लाइन में कि हम्म, ये शिक्षा है, या 2 लाइन में या 4 हम्म, पंक्तियों में ये शिक्षा है। हम्म, हम्म, हुँ। हाँ, ठीक है। जी ताई। हाँ, तो पूर्ण करते हैं।